welcome to our third video lecture of our playlist Basic Statistics from Beginning to Advanced. ये थर्ड लेक्चर है हमारे कोर्स का। इस लेक्चर में हम करने वाले मतलब कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, है ना। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाके देखिएगा, जो आई बटन पे लिंक क्लिक करके, है ना, वो जाके देखिएगा सबसे पहले तो। और अगर फर्स्ट वाला नहीं देखा तो फर्स्ट वाला भी देखिएगा। तो फिर अब सबसे पहली बात तो हम ये कर ले कि लास्ट लेक्चर में मैंने बोल दिया था कि अब इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया है स्टैटिस्टिक का। मतलब इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि फ्रॉम बेसिक टू थोड़ा ऊपर, है ना, बेसिक से थोड़ा ऊपर जाते जा रहे हैं अब हम धीरे धीरे करके। अब बिल्ड होनी चीज़ें स्टार्ट होंगी और अच्छे से बिल्ड करेंगे कंसेप्ट को। साथ साथ न्यूमेरिकल आप करते रहना। मैंने बुक बताई थी एस पी गुप्ता एंड एच सी गुप्ता, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड वाली भी बताई थी, स्टैटिस्टिकल मेथड, है ना। तो उधर से आप वो भी ले लेना, बुक के साथ आप न्यूमेरिकल्स करते जाना, क्योंकि स्टैट से तो न्यूमेरिकल्स बहुत होंगे। तो फार्मूला शीट भी एक क्रिएट कर लेना जिससे कि आपको बेनिफिट हो, क्योंकि हम धीरे धीरे करके सब कुछ कवर करते जाएंगे। तो फिर एक फार्मूला शीट भी क्रिएट कर लेगा, उसमें सारे फार्मूले लिखते चले जाना, ताकि आपके स्टैट्स में आप फार्मूला मतलब आगे जाके पढ़ें तो एक आपको शॉर्ट नोट मिल जाए सबका, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर थर्ड। तो इसमें हम मतलब कि बहुत छोटी वीडियो है, क्योंकि इसमें हम बस थोड़ा बहुत देखेंगे, है ना। नेक्स्ट जो हमारी पार्ट आएगा वो आएगा हमारा अर्थमेटिक मीन पे। तो हम यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी को इंट्रोड्यूस कर देंगे इस पार्ट में। चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना। उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है, आपको और क्या चाहिए, है ना। क्या हम क्या न्यू इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको चैनल के अंदर। हाँ, आपको ये चाहिए होगा ज़रूर। एज ए स्टूडेंट मैं बता सकता हूँ कि हम लिख के करें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी इक्विपमेंट्स आ जाएँ उसके बाद हम ज़रूर करेंगे ऐसे ही। तो अभी जहाँ तक है तो हम ऐसे करते हैं कि अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 3, है ना। तो ये बहुत शॉर्ट होने वाला है वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हाउ टू रिप्रेजेंट डाटा डायग्रामेटिकली। अभी तक हमने क्या देख लिया है, फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है ना। क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल, कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल, मेजरमेंट ऑफ स्केल टू वेरिएबल, ये सब कुछ अपने लेक्चर 1 में कर लिया था। डेटा सोर्सेज देख लेते लेक्चर 1 में, देख लेते। लेक्चर 2 में हमने क्या करा, हमने थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करा था इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज को इंट्रोड्यूस करा था। अब लेक्चर 3 में हम देख रहे हैं कि वो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, लेकिन हम डेटा को क्या कर सकते हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा के दो टाइप्स होते हैं, एक तो बार डायग्राम्स होते हैं, एक पाई चार्ट होते हैं। तो पाई चार्ट तो हमें ये बताता है कि टोटल में से कितना 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 हिस्सा कहाँ गया है ना। जैसे कि एक फैमिली है, फैमिली में एक इनकम आ रही है, उस इनकम से काफ़ी सारे सोर्सेज निकल रहे हैं। जैसे कि उस फैमिली का थोड़ा चले गया रेगुलर बेसिक नेसेसिटी में, थोड़ा चले गया जैसे कि हम कुछ न्यू चीज़ें लेके आए, जैसे टीवी लेके आए तो टीवी में चले गया, थोड़ा यहाँ चले गया, थोड़ा वहाँ चले गया। तो एक पाई चार्ट में हम दिखा सकते हैं कि टोटल इनकम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में चले गया, थोड़ा एक्सपेंडिचर में चले गया, और थोड़ा सा री इन्वेस्टमेंट या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट आया। तो ऐसे करके हम दिखा सकते हैं कि एक इनकम से एक टोटल इनकम का जितना भी पोर्शन है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो पाई डायग्राम से हम ये दिखा सकते हैं। और बार डायग्राम से क्या दिखा सकते हैं, कैटेगरी दिखा सकते हैं, क्योंकि बार डायग्राम सिंपल होते हैं, है ना। बार डायग्राम कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, है ना। ये बार डायग्राम होते हैं। तो बार डायग्राम से क्या कर सकते हैं हम, ऐसे करके यहाँ पे कैटेगरीज आ जाती हैं फिर इसमें। ये बार डायग्राम है तो बार डायग्राम के अंदर यहाँ कैटेगरी आ जाएगी, यहाँ कैटेगरी आ जाएगी, यहाँ पे भी कैटेगरी आ जाएगी। तो बार डायग्राम के अंदर हम क्या दिखा सकते हैं, कैटेगरीज दिखा सकते हैं। तो बार डायग्राम के अंदर क्या दिखा सकते हैं, हम कैटेगरीज दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो इसे रब करते हैं। अरे रब हो जा, तू भी क्लिक नहीं हो रहा। अरे हो जाना, अरे एक बार में हो जा, अरे हो जा। तो क्या हम बार डायग्राम से क्या दिखा सकते हैं, कैटेगरी दिखा सकते हैं, है ना। नाउ वी हैव फ्रीक्वेंसी, वी कैन ऑल्सो गो फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये डायग्रामेटिकली कि डायग्राम से हम क्या क्या दिखा सकते हैं। बार डायग्राम से हम डिफरेंट कैटेगरीज को शो कर सकते हैं, और पाई डायग्राम से हम टोटल के कंपोनेंट शो कर सकते हैं, टोटल का कंपोनेंट कहाँ गया है, ठीक है। तो अब दूसरी चीज देखते हैं। तो अगर हम पे फ्रीक्वेंसी है
तो वो हम उस फ्रीक्वेंसी को कहाँ कर सकते हैं, हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं सामने वाले के पास, है ना। हम उससे वेरियस ग्राफ बना सकते हैं, कर्व बना सकते हैं, स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं, है ना, बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं। हम क्या क्या नहीं कर सकते उस फ्रीक्वेंसी से, उस फ्रीक्वेंसी से हम प्ले कर सकते हैं डेटा के साथ, है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से कर सकते हैं, एक हिस्टोग्रामिक ओजाइव। ओजाइव को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व्स कहते हैं, क्योंकि ओजाइव कर्व दो टाइप के होते हैं, एक तो लेस देन ओजाइव, एक मोर देन ओजाइव, है ना। तो मोर देन ओजाइव हमें बताता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो एंड से ऐड होना स्टार्ट हुई है, एंड से ऐड होना स्टार्ट हुई है। और जो लेस देन ओजाइव वो हमें बताता है कि फ्रीक्वेंसी बिगिनिंग से ऐड होना स्टार्ट हुई है, तो बिगिनिंग से कैसे चल रहा है ना। तो हिस्टोग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मतलब शॉर्ट लेक्चर है, अच्छा लेक्चर है, क्विक क्विक वाला, क्विक क्विक वाला लेक्चर है। हाँ, ये आपको रिफ्रेश करके रखेगा, मस्त रखेगा एकदम बिंदास। तो हिस्टोग्राम हमारा कुछ ऐसे बनता है ना। तो जो जूनियर्स हैं वो जरूर पढ़ लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ओजाइव पे तुम्हारा क्वेश्चन आता है हमेशा, मैंने देखा है स्टैट्स में ओजाइव पे क्वेश्चन आते हैं। तो जो हिस्टोग्राम है वो ऐसे बनते हैं, है ना, जॉइंटेड होते हैं। और जो ओजाइव्स होते हैं दीज आर बेसिकली बेस्ड अपॉन द सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस होते हैं। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर देंगे। हमने पढ़ा था लेक्चर 2 में कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरीके से होती है, एक तो सी एफ लेस होता है, सी एफ मोर होता है, तो उसके बेसिस पे ओजाइव बनते हैं। एज वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन, मोर देन, हैंस टू टाइप्स ऑफ ओजाइव, इसलिए दो टाइप्स के ओजाइव होते हैं। तो ये ओजाइव बता रहा है कि हमें ये लेस देन फ्रीक्वेंसी का, ये हमें ओजाइव बता रहा है मोर देन फ्रीक्वेंसी का। यहाँ से मोर क्यों है, क्योंकि ये एंड से ऐड होना स्टार्ट हुआ है और ये आते आते फर्स्ट क्लास तक बड़ा हो गया है ना। फर्स्ट क्लास तक मैक्सिमम हो गया है। और ये बिगिनिंग से ऐड होना स्टार्ट हुआ है, बिगिनिंग से सम करना इसका स्टार्ट करा है। और ये एंड होते होते क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। तो मतलब कि एंड की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो ये क्या है, लेस देन है और ये मोर देन है। नेक्स्ट एंड द लास्ट। हाँ, तो अभी हम ओजाइव की बात कर रहे थे, है ना। तो ओजाइव का दिख रहा है, ये बड़ा अच्छा तो दिख रहा है, इन्फिनिटी टाइप दिख रहा है ना थोड़ा। ये मोर देन ओजाइव है, ये लेस देन ओजाइव है, जैसे कि आपको दिख रहा है। मैंने बताया था कि ये एंड से ऐड होना स्टार्ट हुआ है, तो ये शुरू के इंटरवल क्लास तक ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया और सिमिलरली है लेस देन ओजाइव, है ना। तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है ना। तो ये इन्फिनिटी टाइप लग रहा है। तो ये ध्यान से देख लेना है, तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पेपर के टाइम पे तो आया करता था, तुम्हारे पेपर के टाइम पे इंपॉर्टेंट है, देख लेना ओजाइव्स, है ना। तो आने वाले लेक्चर्स के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसे कि मैं बता रहा था तुम्हें। तो इस वाले इसमें क्या है कि ये एक डिनोशन है, मतलब कि एक टाइप से नोटेशन है कि हम सम कर रहे हैं ऑल एक्स वैल्यूज़ का, x1 से लेके xn तक, है ना। x1 से लेके xn तक जितना भी है हम इन सब का समेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, i इक्वल टू 1 से लेके समेशन n, i इक्वल टू 1 से लेके समेशन n ऑफ ऑल xi। तो x क्या है, यहाँ पे i की वैल्यू डालते जाएंगे, x1 x2 x3 टिल xn तक, है ना। तो ये 1 से लेके n तक जा रहा है, तो x1 x2 x3 xn। और सिमिलरली xi है, तो इसका समेशन कर रहे थे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ये समेशन आपको देखने को मिलेगा, हर जगह मिलेगा देखने को, हर जगह, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, हर जगह देखने को मिलेगा, है ना। और मतलब ये ग्रेजुएशन में आ जाओगे या ग्रेजुएट का बच्चा है कोई, तो ग्रेजुएट वाले को पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब ये बहुत बेसिक है ये चीज़। ये तुम्हें देखने को मिलेगा, ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। अभी हम ये क्लास बस यहाँ पे एवरेजेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से हम सारे एवरेजेस को ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास हमारी अर्थमेटिक मीन पे होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी। तो यहाँ पे हम बस एवरेज को बता रहे हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोलते हैं और एवरेज होता क्या है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम देख रहे थे कि धीरे धीरे हमने बेसिक बिल्ड करना स्टार्ट करा है और हम आगे आज मीन मोड मीडियन के पास पहुँचने वाले हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को। तो measures of central tendency or averages. So an average is typically valuable which is representative of whole data set. एक एवरेज क्या है, टिपिकली एक वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है पूरे डेटा सेट को, हाँ। एक एवरेज क्या है, अभी तक हम क्लास इंटरवल में क्या देख रहे थे, हर इंटरवल का एक मिड पॉइंट देख रहे थे कि वो मिड पॉइंट उस क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम पूरे डेटा सेट का देख रहे हैं कि पूरे डेटा सेट में एक वैल्यू जो पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करके, तो उस डेटा सेट उस वैल्यू को क्या कहेंगे, एवरेज। एन एवरेज इज टिपिकली अ वैल्यू which is representative of whole data set. An average is a typically a value which is representative of whole data set, है ना। और comprehend कह सकते हैं हम इसे,
कि पूरे डेटा सेट को कॉम्प्रीहेंड कर दिया एक फिगर में, पूरे डेटा सेट को कॉम्प्रीहेंड कर दिया एक फिगर में, तो एवरेज होता है ना। वाई वी कॉल सेंट्रल टेंडेंसी, हम सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी हम इसलिए कहते हैं, एन एवरेज वी आर कैलकुलेटिंग इट while tend to lie centrally in the data set or within the center of the data set, that's why we call, जब भी हम एक एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर एक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जो पूरे डेटा सेट को बस एक ही वैल्यू से हम रिप्रेजेंट कर सके, है ना, ऐसा हम कोई एक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं अगर, तो वो वैल्यू जो होगी वो लाई करेगी डेटा के अंदर, है ना, डेटा के अंदर ही लाई करेगी। वो वैल्यू जो डेटा में से निकल के आ रही है, जो पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, वो वैल्यू डेटा के अंदर लाई करेगी। तो उस वैल्यू को, वो वैल्यू लाई कर रही है सेंट्रल डेटा में, है ना, डेटा के अंदर ही लाई कर रही है, सेंट्रल ऑफ द डेटा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि जो एवरेज वैल्यू निकल के आई है वो डेटा के अंदर से ही आई है, विद इन द डेटा से आई है। सो एनी एवरेज we are calculating it while tend to lie centrally in the data set within the center of data set, that's why we called it as measure of central tendency, इसलिए कहते हैं। चलो नेक्स्ट, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए कितने एक्साइटेड हो ये बता देना ज़रूर। तो फिर मज़े करना, और है ना, हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, एवं प्रगति की ओर बढ़ते रहें, प्रगति की ओर बढ़ते रहें। ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। तो आई एम करेंटली परसिंग मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, और मैंने अंडर ग्रेड भी, मतलब कि जो मेरी ग्रेजुएशन है वो भी मैंने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से करी है, बैचलर इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स। लेकिन पैंडेमिक के टाइम कुछ ऐसा हुआ कि हमें याद ही नहीं कि हमारे 2 साल कहाँ निकल गए, और वो 2 साल हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्योंकि ऑनलाइन हमारे साथ ही नहीं, तुम्हारे साथ भी हुआ है ना, तो ऑनलाइन सबके साथ हुआ है। तो ये खिलवाड़ के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे बेसिक्स बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, तो हमें करना चाहिए थोड़ा बेसिक्स पे वर्क। दैट्स वाई इको ऋषि आया, और अब हम कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम सबको करवाएं। अगर ये चीज़ हमारे साथ है तो सबके साथ है, मेरे साथ है, आपके साथ है। तो इसमें सिर्फ स्टैट्स कवर नहीं होगी, माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल ग्रोथ डेवलपमेंट, इंडियन इको, सब कुछ कवर होगा इसके अंदर, ठीक है। तो बने रहिएगा साथ में। चलिए तब तक अलविदा, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय गाइस। सब्सक्राइब कर देना, ज़रूर कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।